हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी सेकंड परिस्थिति लेंगे। कल हमने फर्स्ट परिस्थिति ली थी जिसके अंदर विद्युत जो क्षेत्र था वो हमारा समान था तथा हमारी जो सतह थी वो कैसी थी, समतलीय थी। अब यहाँ पे सेकंड परिस्थिति में हम असमान विद्युत क्षेत्र के लिए तथा असमतलीय सतह के लिए विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस परिस्थिति में यदि आपको फ्लक्स ज्ञात करना है उस वस्तु के निर्गत यदि फ्लक्स ज्ञात करना है तो उस असमतलीय सतह को आप बहुत सारे अल्पांशों में बांट दीजिए। तो यहां मैंने इस वस्तु को बहुत सारे एन कितने एन अल्पांशों में बांट दिया। कितने अल्पांशों में? एन अल्पांश। हाँ, तो हमारे पास में कितने अल्पांश है? एन। अब इन एल अल्पांशों के जो है नाम भी है, कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसका जो क्षेत्र 1 नंबर का जो क्षेत्रफल होगा, तो वो जो 1 नंबर का जो क्षेत्रफल होगा उसे बोलेंगे क्षेत्रफल अल्पांश। क्या बोलेंगे उसे? उसका जो क्षेत्रफल होगा, फर्स्ट नंबर का जो अल्पांश है उसका जो क्षेत्रफल होगा उसको बोलेंगे अपन डेल S1। ये क्या है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल अल्पांश। ठीक है, तो इस तरह से कितने सारे हमारे बहुत सारे अल्पांश हैं, एन अल्पांश हैं, तो उनके लिए जो क्षेत्रफल अल्पांश क्या हो जाएगा? डेल S1। जो टोटल क्षेत्रफल होगा पूरे सतह का, असमतलीय सतह का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा डेल S1 प्लस डेल S2 प्लस डेल S3 प्लस डेल S4 से लेके प्लस डेल SN तक। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल पर आवेश है और आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो हर अल्पांश का अपना अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, क्योंकि हर अल्प जो सतह है वो कैसी है? असमतलीय है। तो हमें ऐसा जो अल्पांश इतना सूक्ष्म है कि जो सतह कैसी लगती है, इसमें असमतलीय लगती है। तो हमारा जो अल्पांश है वो इतना सूक्ष्म है कि जो हमारी सतह है वो कैसी लगती है? समतलीय लगती है, और हर अल्पांश का विद्युत क्षेत्र एक समान दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हमने इसे अल्पांश में बांटा है। अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हमने इसके अल्पांश क्यों किए, इसके टुकड़े क्यों किए, तो इसलिए किए क्योंकि अल्पांश में इसको बांटने पर हर अल्पांश जो होता है वो इतना सूक्ष्म है कि इसमें दिखने वाला विद्युत क्षेत्र समान दिखाई देता है तथा सतह कैसी दिखाई देती है? समतलीय दिखाई देती है। जैसे आप कोई भी एक असमतलीय चीज को देखिए, जब आप उसके छोटे से पार्ट को देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल है, फुटबॉल में जब हवा निकल जाती है तो वो कुछ ऐसी पिचकी हुई सी दिखाई देती है। तो दूर से तो वह असमतली दिखाई दे रही है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल पास से या किसी स्कोप से या दूरबीन से बिल्कुल पास से इसके किसी हिस्से को देखूं तो वो मुझे समतल दिखाई देगा। तो इसके ऊपर जो चार्जेस होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी हमें एक समान दिखाई देगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। यानी जो क्षेत्रफल होता है इसका वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, यानी टेंस टू जीरो होता है, सीमांत अवस्था में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हमारे जो हर अल्पांश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होंगे, टोटल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, ये हमारा डेल ऐसा ही हो गया, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और ऐसे करते 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 बहुत सारे EN तक हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्षेत्रफल सदिश भी आ गया है, अल्पांश सदिश जिसको बोलते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल अल्पांश भी आ गया है, विद्युत क्षेत्र भी आ गया है हर किसी का। तो हमारे पास में फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था? डेल फाई आई इक्वस टू ई आई डॉट डेल एस आई। तो इससे हम जो है हमारा निर्गत फ्लक्स निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए डेल फाई आई के अंदर अपन वैल्यू डेल फाई वन, पहले तो 1 निकलेगा। ठीक है, तो डेल फाई 1 कितना हो जाएगा? E1 डॉट डेल S1। ऐसे हमारे पास में फाई 2 हो जाएगा, E2। तो आप कहां तक निकालोगे इसको? N तक निकालोगे। कहां तक निकालोगे? N तक निकालोगे। तो ऐसे ही फाई N तक क्या हो जाएगा? फाई N जो होगा वो क्या होगा? N वे अल्पांश के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो होगा EN डॉट डेल SN। कितना हो जाएगा? डेल SN। तो अगर अपन को टोटल फ्लक्स निकालना है, यानी अपन को टोटल फ्लक्स निकालना है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा करना पड़ेगा, इसका जोड़ना पड़ेगा। यानी हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, फाई चाहिए, फाई ई जो
हमारा टोटल फ्लक्स होता है असमतलीय सतह का टोटल फ्लक्स। तो सारे अल्पांशों के जितने भी फ्लक्स आए, छोटे टुकड़ों के जो अल्पांशों के फ्लक्स आए, उन सबको अपन टोटल कर देंगे, यानी टोटल ऑफ ई आई डॉट डेल एस आई। अब आई में आप आई की वैल्यू कहां से कहां होती है, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक होती है, यहाँ लिख दो आई की वैल्यू है 1 से लेके एन तक। अब चूंकि चूंकि हमारे पास में क्या है, जो हमारा अल्पांशों का क्षेत्रफल है वो टेंस टू कहां जा रहा है, 0, सीमांत अवस्था। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हमारा जो योग का चिन्ह है वो किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें प्रतिस्थापित हो जाएगा, समाकलन में। किसमें, समाकलन में प्रतिस्थापित करने पर। तो सिग्मा को समाकलन में प्रतिस्थापित करने पर सीमांत अवस्था में, तो हम लिख सकते हैं यहां पे फाई ई इक्वल्स टू समाकलन ऑफ ई डॉट डीएस। ठीक है, यानी समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, सारे के सारे जितने भी फ्लक्स हम सबको जोड़ दिया समाकलन की विधि से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो समाकलन है उसके ऊपर जो है हमारी सतह कैसी है, बंद सतह। ये कैसी है, बंद सतह। असमतलीय, असमतलीय है तभी तो सारे टुकड़े उकड़े किए। अगर समतलीय होती तो कोई दिक्कत नहीं आती। समतलीय होती तो एक सदिश होता, उसका क्षेत्रफल सदिश होता और हमारा विद्युत क्षेत्र सदिश होता। उन दोनों के मध्य कोण देखते और हमारा फ्लक्स निकालते ई एस cos थीटा से। लेकिन यहाँ पे कैसी सतह है, ये दूसरी परिस्थिति में असमतलीय सतह है। असमतलीय सतह में हम क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में बांट देंगे, इसके अल्पांश निकालेंगे, अल्पांशों के क्षेत्रफल निकालेंगे, उनके क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र सदिश निकालेंगे। उसके बाद उन दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों सदिशों का, तो अदिश राशि मिलेगी जो कि क्या होगी, हमारी विद्युत फ्लक्स होगी। तो ऐसे ही सभी का विद्युत फ्लक्स निकलेगा, फिर उनका टोटल निकलेगा। तो टोटल के लिए हम सदिश योग करेंगे, इनका क्या करेंगे, टोटल के लिए हम करेंगे इसका सिग्मा करेंगे, टोटल करेंगे इसका। तो इसको हम सीमांत अवस्था में क्या बोल सकते हैं, समाकलन में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। समाकलन से हम इसका टोटल फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। अब चूंकि ये सतह कैसी है, बंद सतह है। कैसी है, बंद सतह। तो बंद सतह का जो समाकलन होता है उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। किस तरह से, इस तरह से। यानी कि समाकलन के ऊपर ये गोल साइन, ये होता है बंद सतह के लिए, यानी पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन। अब आपको इसमें चिन्ह की अगर बात करें, यहाँ पे फ्लक्स के चिन्ह की अगर बात करें तो देखिए चिन्ह देखो ऐसा होगा, प्लस माइनस या जीरो। तो इनमें से जो है अगर धनात्मक कब होगा, जब किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या और अंदर प्रवेश करने वाली, दूसरा जो उसका मीडियम है, अंदर जो बंद क्षेत्र के अंदर का जो स्पेस होता है उसमें प्रवेश करने वाली संख्याओं से अधिक हो बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या। बाहर जो बल रेखा निकल रही है उसकी जो संख्या है वो ग्रेटर देन यदि है अंदर जाने वाली बल रेखाओं की, उसके अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या से ज्यादा है, तो हमारा फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। और ऋणात्मक कब होगा, इसके विपरीत जो है कंडीशन वो क्या हो जाएगी, इसकी ऋणात्मक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और यदि आने वाली और जाने वाली दोनों बराबर है तो हमारा फ्लक्स कैसा हो जाएगा, आने वाली और जाने वाली बराबर है, इसका मतलब हमारा फ्लक्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब फ्लक्स ही नहीं होगा उसमें, निर्गत फ्लक्स होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे का, क्योंकि विपरीत परिस्थिति के अंदर क्या होता है ना, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत फ्लक्स की विमा। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू ई सदिश डॉट एस सदिश कॉस थीटा। ई की यूनिट कितनी होती है, हमने पढ़ी थी एन बाई सी। हमारे जो क्षेत्र सदिश है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर सी इनवर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, वीएम। वीएम यानी वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। तो ये हमारे जो है फाई है उसकी यूनिट आ गई। अब इसकी विमा देखते हैं। विमा विमा हो जाएगी इसकी m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, एक फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए, फ्लक्स घनत्व का, फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला।
अगर आपको कहीं पूछता है कि फ्लक्स का घनत्व क्या होगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में ज्यादा फ्लक्स और कम फ्लक्स होता है ना, डेंसिटी जो होती है, जैसे असमतलीय सतह होती है, तो वहां पे किसी जगह फ्लक्स का घनत्व ज्यादा होगा, किसी जगह कम होगा। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए एकांक क्षेत्रफल में, किसी एकांक क्षेत्रफल में जो कुल फ्लक्स होता है उसका आपको डिवाइड करना है। क्षेत्रफल दे रखा है, उस पर्टिकुलर क्षेत्रफल में निकालना है, उसको आप डिवाइड कर दो कुल फ्लक्स से। तो आपका अगर कुल फ्लक्स फाई ई है और जिस क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल, जिस क्षेत्र में आपको फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है उसका डिवाइड कर दो आप कुल क्षेत्रफल में, तो आपके पास में ये आ जाएगा न्यूटन से इनवर्स। ये हो गया हमारा फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी। तो विद्यार्थियों, अब हम नई हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है ये? हमने पहले भी सतत आवेश वितरण की बात करी थी और आज हम इस टॉपिक को ही ले रहे हैं कि क्या होता क्या है ये। देखिए, जब भी किसी वस्तु पर आवेश वितरित होते हैं तो वो बहुत सारी संख्या में होते हैं। कितनी सारी संख्या में होते हैं? जैसे चालक हो गया, किसी चालक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो वो कैसे होते हैं? वो चार्ज वितरित बहुत सारी संख्या में होते हैं, वो उनको गिन नहीं सकते। अगर अपन एक 1 नैनो कुलाम चार्ज की बात करें कि किसी चालक के ऊपर यदि इतना चार्ज है, किसी छड़ के ऊपर यदि इतना चार्ज है, 1 नैनो कुलाम है ना, नैनो कुलाम जो है यूनिट है चार्ज की, छोटी यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी छड़ के ऊपर मुझे अगर, जब तक मैं 10 की पावर 10 डॉट्स इतने सारे बिंदु नहीं बना देता, तब तक ये चार्ज को मैं इस पे प्लेस नहीं कर सकता। यानी कि इसके ऊपर जब तक मैं 10 की पावर 10 बिंदु खींचूंगा ना, वो किसके बराबर होगा? 1 नैनो कुलाम के। किसके बराबर? 1 नैनो कुलाम चार्ज के। इतने सारे बिंदु, यानी 10 के आगे 10 बिंदु लगा दो आप। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे करते 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 इतना, इतने सारे बिंदु होते हैं, मतलब बिंदु मतलब आवेश, इतने सारे आवेश होते हैं इसके ऊपर। तो देख सकते हो आप कितनी सारी संख्या है, बहुत सारी संख्या है। चूंकि उन दोनों आवेश, जो आवेश होते हैं, उनके मध्य की दूरी बहुत अल्प होती है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि ये सतत रूप से वितरित है। यदि वितरण में आवेश है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ आवेश है, फिर थोड़ी दूरी पे कुछ आवेश है, फिर कुछ दूरी पे आवेश है, तो ये सतत वितरण नहीं है, कंटिन्यूअस वितरण नहीं है। ये कैसा वितरण है? अनकंटिन्यूअस वितरण। अनकंटी अनकंटिन्यूअस यानी असतत वितरण है ये। तो इसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण में ये होता है कि अगर यहाँ पे कुछ कुछ दूरी पे आवेश है तो थोड़ी दूरी पे इतना होगा, इतनी दूरी पे इतना होगा, इतनी दूरी पे इतना होगा, सब बराबर दूरी पे होता है और लगभग जो है पास पास होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पास पास होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस, कहीं बीच में छेका नहीं आता, कहीं बीच में गैप नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वितरित रहते हैं। तो इनके मध्य की दूरी अल्प होती है, ये बहुत संख्या में होते हैं, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये कैसा वितरण है? आवेश का सतत आवेश वितरण। तो आपको ये समझ में आ गई होगी टर्म मैंने जो यूज करी है, सतत आवेश वितरण क्या होता है। अब देखिए इसके भी प्रकार होते हैं, तो सतत आवेश वितरण के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तो सतत आवेश वितरण होता है, पहला होता है हमारा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय सतत आवेश वितरण। अब देखिए रेखीय सतत आवेश वितरण क्या होता है। जितनी भी हमारी एक विमीय वस्तुएं होती हैं, जैसे छड़ हो गई, ऊपर जो छड़ दे रखी है, तो ये छड़ जो होती है वो कैसी होती है? लंबाई होती है इसकी, ओनली लंबाई, यानी इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। यानी एक विमीय आकृति है ये पूरी की पूरी, इसकी एक ही विमा है, ठीक, मतलब सिंगल इसकी मीटर है, यूनिट जो है। अब देख सकते हैं, तो इसके ऊपर जब भी आवेश आएगा तो उसका वितरण सतत तो हो जाएगा, लेकिन वो किस किस टाइप का वितरण होगा? रेखीय आवेश वितरण होगा। कैसा होगा? रेखीय आवेश वितरण होगा, ठीक है, क्योंकि ये लंबाई के अनुदिश वितरित हो रहा है। यहाँ पे आवेश किसके अनुदिश वितरित हो रहा है? लंबाई के अनुदिश वितरित हो रहा है। और ये कैसी आकृति है? एक विमीय आकृति है। तो एक विमीय आकृति में एक विमीय वस्तु
जो होती है एक मिमीय वस्तु, आकृति की वस्तु जो होती है, उसके ऊपर यदि आवेश सतत रूप से वितरित होगा तो वो कैसा होगा, रेखीय आवेश वितरण होगा। दूसरा होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं पृष्ठ के, जो पृष्ठ होता है उसके ऊपर यदि आवेश वितरण हो रहा है, यानी पृष्ठीय सतत आवेश वितरण या पृष्ठीय सतत आवेश वितरण या पृष्ठीय वितरण भी बोल सकते हैं आप इसको। इसमें क्या होगा, हमारी वस्तु किस आकृति की होगी, द्विविमीय आकृति की, 2D, यानी द्विविमीय आकृति पे यदि द्विविमीय आकृति कौन कौन सी होती है, जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप की जो वस्तु होती है, मतलब जिसकी सतह होती है वस्तु की, अगर वो रेक्टेंगल है यानी कि आयताकार है, तो उसके ऊपर जो अगर उसके ऊपर हम आवेश उसको आवेशित करते हैं तो उसके ऊपर जो आवेश वितरण होगा वो सतत रूप से हो जाएगा और किसके अनुदिश होगा, क्षेत्रफल के अनुदिश होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुदिश यदि वितरण होता है तो उसे बोलते हैं हम पृष्ठ आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया इसका, इसके ऊपर जो भी आवेश आएगा, प्लस प्लस आता है या माइनस माइनस आता है, जैसा भी आता है, तो वो इसके क्षेत्रफल में फैल जाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। ये कैसा वितरण है, सतत पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, क्षेत्रफल की बात हुई है, यानी मीटर क्यूब यदि इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना ये, इसलिए। ठीक है, और तीसरा होता है, उसे बोलते हैं हम आयतन आवेश वितरण। तीसरे टाइप का वितरण कौन सा है, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण में का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉल हो गई, ठीक है, तो बॉल के अनुदिश बॉल की जो आकृति कैसी होती है, 3D आकृति होती है। तो जितनी भी 3D आकृतियां होती है, त्रिविमीय आकृतियां जो होती है, उनके लिए उनके ऊपर यदि आवेश आता है तो उनकी सतह के ऊपर जब आवेश आएगा त्रिविमीय आकृतियों के ऊपर, तो वो आवेश कौन सा होगा, आयतन आवेश वितरण। किस तरह का आवेश वितरण होगा वो, आयताकार आयतन आवेश वितरण। तो ये हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए घन हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया, इस क्यूब के ऊपर सतह के ऊपर अगर आवेश आ जाता है पूरी सतह के ऊपर, तो इस वितरण को बोलेंगे सतत आवेश वितरण। तो है ये, लेकिन कौन सा है, किस टाइप का है, आयतन। ठीक है, आयतन यानी V, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब। क्या होती है, मीटर क्यूब, यानी 3D आकृति है ना ये। ऐसे अगर गोला हो गया तो गोले के लिए भी, स्पेयर के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयतन आवेश वितरण। तो आपने सतत आवेश वितरण के 3 टाइप पढ़े, रेखीय, पृष्ठीय, पृष्ठ के तहत, और आयतन में आवेश फैलता है तो आयतन आवेश वितरण। अब हम बात करते हैं आवेश घनत्व की। देखो, आवेश घनत्व का नाम भी मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आवेश घनत्व की बात करी थी और एक विद्युत फ्लक्स की बात करी थी। तो विद्युत फ्लक्स तो हमारा वहीं कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये जो मैंने सतत आवेश वितरण आपको बताया है, तो ये छोटी सी जानकारी रखनी है आपको, किस तरह के वितरण होते हैं। तो नॉर्मल सी चीज है, थ्योरेटिकल चीज है, जो मैंने आपको बता दी। तो देखिए, आवेश घनत्व की बात करते हैं हम। ठीक है, आवेश घनत्व, जैसे हमने विद्युत फ्लक्स निकाला किसी वस्तु के निर्गत, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए निकाला, फिर हमने निकाला असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे आवेश घनत्व किसी वस्तु पर जो आवेश छाया हुआ है, जो आवेश वितरित हो रखा है सतत रूप से, तो उसका आवेश घनत्व कैसे निकालें। ठीक है, कि तो आवेश घनत्व निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा वितरण किस प्रकार का है। यदि आवेश, हमारा जो वितरण कैसा है, सतत आवेश वितरण है, सतत आवेश वितरण तो है ही, साथ में रेखीय आवेश वितरण है, तो हम यहाँ पे आवेश घनत्व किस घनत्व की बात करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व की। किसकी बात करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व के टाइप्स हो गए, कौन कौन से हो गए, रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम किससे दर्शाते हैं, लैम्बडा से। किससे, लैम्बडा से। ठीक है, दूसरा आवेश घनत्व होता है जिसको हम बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, यदि हमारा आवेश किसी वस्तु के क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित होता है तो उस जगह पे यदि हम घनत्व की बात करेंगे,
उस जगह पे यदि हम घनत्व की बात करेंगे तो वहां पे हम लेंगे, कौन सा घनत्व लेंगे? पृष्ठीय घनत्व। कौन सा? पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको हम दर्शाएंगे किससे? सिग्मा से। ठीक है। और तीसरा टाइप का जो आवेश हो गया, यदि हम आयतन वितरण की बात करें, यदि मान लो किसी वस्तु में आयतन के अनुदिश जो है हमारा आवेश वितरित हुआ है, 3D वस्तु है, तो वहां पे तो आयतन के अनुदिश ही वितरित होगा। तो उस टाइम पे हम यदि उसके घनत्व की बात करेंगे, वहां पे आवेश घनत्व की बात करेंगे, तो कौन सा आवेश घनत्व की बात करेंगे? आयतन आवेश घनत्व की। किसकी बात करेंगे? आयतन आवेश घनत्व की। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व। ठीक है। इसको हम दर्शाते हैं रो से, रो के साइन से हम इसे दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 तरह के आवेश घनत्व हो गए वितरण के हिसाब से। तो सतत वितरण के लिए, सतत वितरण में यदि रेखीय सतत आवेश वितरण है तो रेखीय आवेश घनत्व होगा। यदि पृष्ठीय आवेश वितरण है तो, पृष्ठ के तहत आवेश वितरण है तो वहां पे कौन सा आवेश होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। कौन सा घनत्व होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि आयतन आवेश वितरण है तो आयतन आवेश घनत्व होगा। और तीनों को लैम्बडा से, सिग्मा से और रो से हम प्रदर्शित करते हैं। अब इनके हम गणितीय रूप देखते हैं, इनके सबके पहले के, दूसरे के, तीसरे के लैम्बडा, सिग्मा और इनका फॉर्मूला देखते हैं, इनका गणितीय रूप देखते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आवेश घनत्व, ठीक है, तीनों तरह के आवेश घनत्व लिख दिए वितरण के हिसाब से। तो रेखीय आवेश वितरण की जब भी बात होगी तो हमारी वस्तु कैसी होगी? एक विमीय होगी। उसके ऊपर जो चार्ज वितरित होगा उसकी रेखा, उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित होगा। इसलिए वहां पे जो आवेश घनत्व लिया जाएगा वो लिया जाएगा रेखीय आवेश घनत्व लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि वस्तु के ऊपर जो है, वो जो भी वस्तु हो, चाहे वो 1D हो, 2D हो, 3D हो, किसी भी टाइप की वस्तु हो, चाहे 2D हो चाहे 3D वस्तु हो, तो उन सभी वस्तुओं पर जो आवेश वितरित होता है, ठीक है, तो उसका हम क्या लेंगे? अल्पांश लेंगे। क्या लेंगे? आवेश अल्पांश या अल्पांश आवेश लेंगे। ठीक है। और अल्पांश आवेश देखिए, जो भी आवेश होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस इस वस्तु के चारों तरफ वितरित है, सतत आवेश वितरण है इसके ऊपर, तो यहाँ पे इसका जो अल्पांश, आवेश का अल्पांश होगा वो क्या होगा? डी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होगी, जैसे मान लीजिए हम रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक वस्तु ले ली, छड़ ले ली। ठीक है। इस छड़ के ऊपर बहुत सारा आवेश है, बहुसंख्या में आवेश है, उनके मध्य की दूरी बिल्कुल अल्प है, इसलिए हम इसे सतत आवेश वितरण मानते हैं और इसे रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी मान लीजिए एक छोटी सी लंबाई ले ली डीएल। डीएल यानी अल्पांश लंबाई का हमने क्या ले लिया? अल्पांश। मान लीजिए इसकी जो लंबाई थी वो कितनी है? एल है। ठीक है। एल लंबाई की एक हमारी छड़ थी, और इस एल लंबाई की जो छड़ थी, या कैपिटल एल मान लो इसको, इसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया डीएल, छोटा सा अल्पांश ले लिया। इस डीएल के ऊपर जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज तो आपके पास पता है क्यों है, टोटल चार्ज तो क्यों है, लेकिन टोटल चार्ज हमको टोटल का हमको अल्पांश चाहिए। तो इस लंबाई के ऊपर जो हमारा जो चार्ज है, मान लीजिए कितना है? डी क्यू। ये है हमारा आवेश अल्पांश। क्या बोलते हैं इसे अपन? आवेश अल्पांश, अल्पांश। ठीक है। और ये है हमारा लंबाई अल्पांश। क्या है ये? लंबाई का जो अल्पांश है ना, लंबाई अल्पांश, अल्पांश। ठीक है। अब जो हमारा लैम्बडा होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी एकांक लंबाई में, समझ रहे हो आप, यानी आवेश प्रति एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा कहलाता है। प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होता है ना, उसे बोलते हैं लैम्बडा। अब यहां पे लंबाई क्या है? डीएल। डीएल लंबाई जो है उसमें कितना आवेश है? कितना आवेश है? डी क्यों आवेश है। तो ये हो गया हमारा कौन सा आवेश घनत्व? रेखीय आवेश घनत्व हो गया। ठीक है। तो डीएल लंबाई में कितना आवेश है? डी क्यू, अल्पांश आवेश है ना, डी क्यू। ठीक है। अगर अपन पूरे की बात करें तो एल लंबाई में डेफिनेशन तो ये है इसकी कि यदि हम रेखीय आवेश घनत्व की बात करें तो जो हमारा घनत्व है वो है टोटल, अगर देखें तो टोटल लंबाई में टोटल आवेश कितना है? क्यू। ये घनत्व दर्शा रहा है। तो क्योंकि हम अल्पांश की बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या लेंगे? आवेश का अल्पांश क्या लेंगे? डी क्यू, और लंबाई का अल्पांश है डीएल। तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश जो होता है, तो आवेश प्रति एकांक लंबाई में, ये हो गया हमारा रेखीय आवेश
घनत्व हो गया। क्या हो गया? रेखीय आवेश घनत्व हो गया। यानी जब आवेश वितरण वस्तु की लंबाई के अनुरूप होता है तो एक रेखा में जो वितरित होता है तब आवेश का जो अल्पांश होता है वो डी क्यू होता है, उसको अपने ने लैम्बडा के पदों में बता दिया। तो यहां से डी क्यू की अपन इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या आ जाएगी? लैम्बडा डॉट डी एल। ठीक है, आ गई। तो यहां से डी क्यू का मान निकल सकते हैं, और लैम्बडा का जो हमारा जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? कुलाम बाई मीटर। ये इसका यूनिट हो गया। लैम्बडा का यूनिट क्या हो गया? कुलाम बाई मीटर। कुलाम मतलब चार्ज का, और लंबाई का जो यूनिट होता है मीटर होता ही है। और ये जो हमारा घनत्व होता है वो हमेशा कैसा रहता है? नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत रहता है। ठीक है, ये कभी बदलता नहीं है, नियत रहता है उस सिचुएशन के अंदर। तो आप समझ गए होंगे। अब निकालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको हम दर्शाते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। तो ये हमारी 2D हो गई। 2D आकृति ले लिया हमने, कोई रेक्टेंगल ले लिया। तो रेक्टेंगल ले लिया तो इसका जो क्षेत्रफल मान लिया कि भाई इसका क्षेत्रफल एस है, टोटल एस है, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। तो इसका अल्पांश हमको क्या निकालना है? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो हमेशा अल्पांश, इसका अल्पांश को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटेंगे। तो मान लीजिए ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया मैंने इतना सा यहाँ पे, तो ये हो गया ds क्षेत्रफल। तो इस ds क्षेत्रफल में कितना आवेश है? टोटल आवेश तो क्यू है, लेकिन अल्पांश आवेश कितना हो जाएगा इसमें? dq। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इक्वस टू, भाई लिख सकते हैं ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश डेफिनेशन से लिख सकते हैं अपन dq बाई ds, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया हमारा सिग्मा, ये आ गया हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां से हम dq की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। dq को लिख सकते हैं सिग्मा डॉट ds। समझ रहे हो? आवेश की पदों में हमने सिग्मा के पदों में आवेश की वैल्यू निकाली, यहाँ पे लैम्बडा के पदों में हमने आवेश की वैल्यू निकाली। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी यूनिट हो जाएगी कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। क्योंकि आवेश घनत्व है तो ये कैसा रहता है? नियत रहता है। ये कैसा रहता है? नियत रहता है। क्योंकि ये आवेश घनत्व है, ये नियत रहता है। अब देखिए, अब हम आयतन आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। तो कोई भी 3D वस्तु जो हो गई वो देखिए हमने, उसका हमने उसके v आयतन के अंदर माना टोटल आवेश क्यों है। तो हमको तो अल्पांश चाहिए, तो हमने छोटा सा अल्पांश लिया। तो उस छोटे से अल्पांश का आयतन मान लीजिए dv है। ठीक है, इत्तु से का छोटे से का अल्पांश का आयतन dv है। तो उस छोटे से आयतन में dq चार्ज है। तो जो हमारा रो होगा वो कितना हो जाएगा? dq बाई dv। यानी समझ रहे हो आप? ठीक है, इतने से आयतन में कितना आवेश, तो वो उसका फॉर्मूला हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू रो डॉट डीवी। तो ये आवेश की वैल्यू आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा जो आवेश है, अल्पांश आवेश है, इसकी वैल्यू इन्होंने अपन ने फाइंड आउट करी। तो क्या हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं? क्या हम इस पूरे सतत वितरण में, किसी वस्तु का सतत वितरण हो रहा है तो किसी अभिष्ट बिंदु पे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है क्या? बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो यहां पे यदि हम कुलाम का नियम लगाते हैं, कुलाम का नियम यदि हम लगाएं, तो कुलाम के नियम के अनुसार आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E इक्वस टू एफ अपॉन क्यू नोट। परीक्षण आवेश था ना, एफ अपॉन क्यू नोट। जो भी परीक्षण आवेश है वो आप ले लो, जिस भी बिंदु पे निकालनी है, और बिंदु पे जो आवेश रखा हुआ है उसका मान यहाँ पे आएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए सतत आवेश वितरण के लिए। यदि आपको सतत आवेश वितरण के लिए या के कारण कर दीजिए से, के कारण विद्युत क्षेत्र, तो सतत आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र यदि आपको निकालना है तो पहली चीज तो देखिए ये सोचना है कि सतत आवेश वितरण में बहुत सारी संख्या में जो है चार्ज होते हैं, यानी बहुसंख्या में उपस्थित जो हमारे आवेश अल्पांश होते हैं उनसे निर्मित हमें मानना है पूरे के पूरी वस्तु को। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी वस्तु होती है उसके यदि हम बहुत सारे टुकड़े कर दें इस तरह से, तो ये बहुत सारे
जो है अवयवी अल्पांश आवेश से मिलके बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये बनी अवयवी क्षेत्रफलों से मिलके बनी हुई है, अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलके बनी हुई है। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हमको फिर दूसरी दूसरी चीज में क्या में आवेश की वैल्यू पता होनी चाहिए, आवेश की वैल्यू। तो जो हमारा अल्पांश आवेश होता है उसकी वैल्यू हमको किसके पदों में पता होनी चाहिए, सिग्मा के पदों में, सिग्मा या फिर लैम्बडा या फिर रो के, यानी जो हमारे आवेश घनत्व होते हैं उनके पदों में हमारे अल्पांश आवेश की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कैसे पता लगेगा, यदि हमारी वस्तु एक विमीय है तो हमारा जो डी क्यू होगा वो किस फॉर्म में से निकालेंगे अपन, डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा डॉट डी एल से। यदि हमारी वस्तु 2D है तो हमारा डी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा के पदों में। यदि हमारी वस्तु 3D है तो हमारे डी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा रो के पदों में, यानी रो डॉट डीवी, जो कि हमने तीसरी कंडीशन में निकाला है। तो आपको पहली कंडीशन में तो ये मानना है कि जो भी वस्तु लेंगे उसके बहुत सारे अल्पांश होंगे, वो बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बनी होगी, और उसके ऊपर जो टोटल आवेश होगा वो भी अल्पांश आवेशों से मिलकर बना होगा। यानी डी क्यू है तो DQ1, DQ2, DQ3, DQ4, DQ5 ऐसे करके बहुत सारे DQN तक। तो टोटल कितना हो जाएगा, उनको सबको जोड़ोगे तो वो टोटल आवेश क्यू के बराबर हो जाएगा, टोटल आवेश क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल भी बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर बना होगा, जैसे DS1, DS2, डेल S1, डेल S2, डेल S3, डेल S4 तक। और ऐसे ही हमारा जो लंबाई होती है वो भी डेल 1, डेल 2, डेल 3 और डेल 4 तक। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको मानना है। उसके बाद में हमारे डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, और तीसरा जो चीज है उसमें कुलाम का नियम लगा देना है, कुलाम का नियम लगाना है। तीसरे नियम में क्या है, कुलाम का नियम आपको लगा देना है। तो कुलाम के नियम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, अब चूंकि छोटा सा अल्पांश है तो उसका छोटा सा क्षेत्रफल होगा, अल्प विद्युत क्षेत्र। तो अल्प विद्युत क्षेत्र को आपको डी से दर्शाना है, तो अल्प विद्युत क्षेत्र बराबर अपन लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, और डी क्यू ये हमारा आवेश हो गया, अपॉन R² R कैप। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से अपन ने लिखा है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, इससे हम दे सकते हैं। अब चूंकि अल्पांश का विद्युत क्षेत्र आया है, अल्प विद्युत क्षेत्र अल्पांश विद्युत क्षेत्र आया है ये, बिल्कुल। अब यहां पे देख सकते हैं जो R है वो अल्पांश आवेश DQ, और जिस बिंदु पे हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है, जैसे मान लीजिए ये हमारी छड़ है। ठीक है, तो ये छड़ से मान लो P बिंदु पर कोई आवेश है तो उसके मध्य की दूरी हो जाएगी ये R। ठीक है, ऐसे ही DQ से अगर P बिंदु पे निकालना है तो उनके मध्य की दूरी R। ऐसे अगर इस 3D वस्तु के कारण जो विद्युत क्षेत्र, इसके ऊपर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी बिंदु P पे, तो उसकी मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी R। तो ये R दूरी वो है। ठीक है, और R कैप क्या है, R कैप है हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। किसको बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। यदि उस बिंदु पे कोई परीक्षण आवेश धनात्मक रखा हुआ है तो लगने वाले बल की दिशा जो होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो कि हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये तो अल्पांश का क्षेत्रफल आया है। अल्पांश का क्षेत्रफल से हमें निकाल तो देंगे अल्पांश, लेकिन हमें टोटल क्षेत्रफल चाहिए ना भाई, परिणामी क्षेत्रफल चाहिए हमें। तो परिणामी क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन विधि का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, समाकलन विधि का यूज करेंगे। समाकलन विधि में क्या होगा, चूंकि हमारी जो वस्तु में जो अल्पांश होता है उसका आकार कैसा होता है, शून्य की ओर अग्रसर होता है, इसलिए मतलब हमारा जो क्षेत्रफल हो गया या लंबाई हो गई या आयतन होगा वो शून्य की ओर अग्रसित होता है। इसलिए जो हमारा टोटल होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, समाकलन के अंदर। तो संपूर्ण आवेश वितरण के लिए यदि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र वितरित करना है, आपको बताना है, तो सभी आवेश अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होगा वो। तो ऐसे कितने होंगे, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, तो उनका टोटल जो निकलेगा वो समाकलन विधि से निकलेगा, जो कि हम कल के लेक्चर में इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आज हमने जो मेन पॉइंट था हमारा वो हमने पढ़ा, आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने आवेश वितरण कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और हम कल का टॉपिक लेंगे सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। आज मैंने इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, इतना ज़्यादा मैंने इसको मैथमेटिकली नहीं बताया, लेकिन कल की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।